नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक से ली गई है और इसमें तीसरे अध्याय चुनावी राजनीति के बारे में बातचीत की गई है। यह एक पुनरावृत्ति कार्य है जिसमें कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं, तो एक एक करके हम उन सवालों की तरफ नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, पहला सवाल है रिक्त स्थान भरिए। चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें डैश कहते हैं। 1 निर्वाचन क्षेत्र, 2 भाषाई क्षेत्र, 3 उपजाऊ क्षेत्र या डी पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों, चुनाव के लिए हमारे देश को जिन भागों में बांटा जाता है उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। लोकसभा में अलग और राज्यसभा और विधानसभा क्षेत्र में अलग तरीके से इनको विभाजित किया जाता है। दूसरा सवाल है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। ए 500, बी 600, सी 300 543 या डी 580। तो दोस्तों, देश का लोकसभा के चुनावों में हमारे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कुल 545 सीट होती है जिनमें से 2 के लिए चुनाव नहीं किया जाता है क्योंकि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो इस प्रकार 543 लोगों का चुनाव होता है और 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि नामांकन पत्र क्या होता है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसे एक फॉर्म भरना होता है, इसी को नामांकन पत्र कहा जाता है। अगला सवाल है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों, 25 वर्ष आयु जरूरी है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, जबकि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु डैश वर्ष है। तो दोस्तों, जो मतदाता सूची है उसमें नाम दर्ज कराने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों, एक अनसीन पैसेज है अनुच्छेद, जिसे पढ़कर हमें उसके पूछे गए सवालों का जवाब देना है। तो देखते हैं कि क्या लिखा है इस अनुच्छेद में। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये अनुच्छेद है और इसके आधार पर 2 सवाल हमसे पूछे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला है कि मतदाता सूची क्या होती है और दूसरा मतदान कौन कर सकता है। अब हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे कि कैसे हम इन सवालों को आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि मतदाता सूची क्या होती है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मतदाता सूची उस सूची को कहा जाता है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के उन सभी लोगों के नाम शामिल होते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा मतदाता बन चुके हैं। दूसरा सवाल है कि मतदान कौन कर सकता है। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वे सभी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है वे चुनावों में मतदान कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या अंतर है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि चुनावों के लिए किसी स्थान अथवा पूरे देश को जितने खंडों अथवा भागों में बांटा जाता है उन भागों अथवा खंडों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, जबकि यदि कोई खंड या भाग किसी विशेष व्यक्ति अथवा दल के लिए निर्धारित कर दिया जाता है तो इसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। सवाल नंबर 8 है कि आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर विद्यार्थी का अलग हो सकता है क्योंकि इसमें आपकी अपनी व्यक्तिगत राय पूछी गई है। मैंने इस सवाल के जवाब को इस तरीके से लिखा है कि मैं चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति में निम्नलिखित गुणों को देखना पसंद करूंगा। नंबर 1, वह शिक्षित हो। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसकी पहली क्वालिटी यह होनी चाहिए कि वो शिक्षित हो, जनता की बात को समझ सके और अपनी बात को जनता के सामने रख सके। नंबर 2, ईमानदार हो। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, ये एक आवश्यक शर्त होनी चाहिए। तीसरा है कि कार्यशील हो,
सिर्फ पैसों के लिए चुनाव लड़ने वाला ना हो। दोस्तों, हम देखते हैं कि चुनाव लड़ते समय तो लोग हमें सकते नजर आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने क्षेत्र में दिखाई भी नहीं देते। ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताना एक भूल होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम एक ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो न केवल चुनाव लड़ने से पहले सक्रिय हो, बल्कि चुनाव लड़ने के बाद भी पूरे अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र में कार्य करता रहे। चौथा है, जनता से जुड़ा हो, कटा हुआ ना हो, अर्थात वह जनता के लिए उपलब्ध हो, जनता की समस्याओं को समझने वाला हो। ऐसा ना हो कि जनता से इस तरीके से कट जाए कि उसको जनता की समस्याओं के बारे में कोई ज्ञान ही ना हो। आखिरी है, वह हमारे लिए हमेशा उपलब्ध एवं तत्पर हो, अर्थात हमें यदि उससे कोई काम है तो हमें उससे अपॉइंटमेंट ना लेना पड़े, हम जब चाहें उससे मिल सकें और अपनी समस्याओं से अवगत करा सकें, और साथ ही वो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हर वक्त उपलब्ध होना चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल है कि चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न चुनाव चरण होते हैं। नंबर 1, नामांकन भरना। यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो नामांकन भरता है। नंबर 2, चुनाव प्रचार करना। जब नामांकन वह भर देता है और उसकी उम्मीदवारी चुनाव आयोग के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो उसके बाद वह व्यक्ति चुनाव करना प्रारंभ करता है। नंबर 3, चुनाव आयोजन। फिर चुनाव वाला दिन आता है जिसमें चुनावों का आयोजन किया जाता है, लोग जाकर पोलिंग बूथ पर वोट डालते हैं। उसके बाद चुनावों का परिणाम घोषित किया जाता है और अंत में होता है कि जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार का निर्माण करता है। तो इस प्रकार चुनाव अभियान प्रक्रिया को हम 5 चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें नामांकन भरने से लेकर सरकार निर्माण तक की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। दोस्तों, 10वां और आखिरी सवाल इस प्रकार है कि एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी अलग अलग हो सकता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत राय हमसे मांगी गई है। इस सवाल के जवाब को मैंने इस प्रकार लिखा है। लोकतंत्र की यह खासियत है कि सभी लोग अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट देकर उसे विजयी बना सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में केवल वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छा प्रतिनिधि चुनना भी आवश्यक है। यदि हम चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार की योग्यता एवं गुणों को सही मानते हैं तो हम अन्य लोगों को भी यह अपील कर सकते हैं कि जनता उन्हें या उसे अपना वोट देकर विजयी बनाए। इसके लिए हम उसका प्रचार कर सकते हैं, मोहल्ला सभा का आयोजन कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं और प्रचार रैलियां निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, एक अच्छा प्रतिनिधि उम्मीदवार चुनने में हम जनता की मदद कर सकते हैं, जो न केवल हमें पसंद है बल्कि हम अपनी पसंद को दूसरे लोगों की भी पसंद बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति का प्रचार करें अपने क्षेत्र में, उसके लिए सभाओं का आयोजन करें, उसके बारे में पत्र लिखें, उसके बारे में लोगों को अवगत कराएं, ताकि हम एक ऐसा उम्मीदवार चुन सकें जो राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि जनता की समस्याओं को समझकर उनका निराकरण करने के लिए राजनीति में आया है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।